बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के हमने तमाम टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए थे और हमने प्रीवियस क्लास में उसके तमाम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे। सो चैप्टर नंबर 14 की कहानी तो हो जाती है ख़त्म। अब हमने स्टार्ट करना है जी अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 एक ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आप जो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक पढ़ते आ रहे हैं अब तक, ये आप समझ सकते हैं कि ये उसका आखिरी टॉपिक आ रहा है। हमने चैप्टर नंबर 12 से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 12 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर चार्जेस होते हैं उस हालत में उनको स्टडी किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आया था जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने चार्जेस को मोशन की हालत में पढ़ा था। फिर आया था चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हमने मैग्नेटिज्म को पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो ताल्लुक होता है उसको स्टडी किया। अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें हम कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स की, कुछ ऐसी डिवाइसेस की बात करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करते हैं। हम जानते हैं जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको सिंपल सा एक सर्किट बनाऊं, एक सिंपल सा अगर हम एक सर्किट बनाऊं जी, ये एक रेसिस्टर लगा दिया मैंने, ये हमारे पास वायर है और हमने ये एक बैटरी लगा दी। इस बैटरी को हम ईएमएफ कहते हैं जी, और ये बैटरी हमारे इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस, इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। तो ये ईएमएफ का सोर्स हो गया जी, ईएमएफ हो गई, ये पहली चीज होती है। जैसे ही हम ईएमएफ लगाते हैं तो हमारे इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जी। एक तरफ हाई पोटेंशियल होता है, एक तरफ लो पोटेंशियल होता है। हाई को आप पॉजिटिव से, लो को आप नेगेटिव से डिनोट करते हो। तो जैसे ही वायर में, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर वायर में हमारे पास करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है जी। करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड चीज हमारे पास आ गई करंट। और फिर करंट जो है जब इन डिवाइसेस में से गुजरता है जिनको हम रेसिस्टर्स कह रहे होते हैं, ये हमारे इस करंट के, यानी हमारे ये जो चार्जेस होते हैं, ये इनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। हमने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। करंट को, फ्लो को रुकावट पैदा की जाती थी जिसको आप कहते हो रेसिस्टेंस, और फिर इस रेसिस्टेंस के जरिए एनर्जी निकाली जाती है। ये डिवाइसेज जो होती हैं फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरी एनर्जी में, जैसे कि लाइट बल्ब वगैरह वगैरह। तो चार चीजें हमारे पास आती हैं जी एक सिंपल सर्किट के अंदर। एक तो होता है ईएमएफ, एक उस ईएमएफ की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट हमारे कंडक्टर में फ्लो होना शुरू हो जाता है, और एक जो उस करंट को रुकावट मिल रही होती है। फॉर्मूलों की हद तक तो हम जानते हैं जी कि ईएमएफ वगैरह इन सब के फॉर्मूले क्या है जी। एक बहुत ही जबरदस्त सा फॉर्मूला है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, जो इन तमाम तीन बड़ी चीजों को लिंक करता है। और नॉर्मली हमारे पास अगर इंटरनल रेसिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो फॉर्मूलों की हद तक तो हमारे पास जो है वो इनको कैलकुलेट करने के पास हमारे पास इन तीन चार चीज़ों को, इन तीन चार क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमने इन फॉर्मूलों से नहीं बल्कि डिवाइसेस की बात करनी है जी, कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम सर्किट के अंदर करंट को मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है हमें जो हमारे सर्किट के अंदर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, ईएमएफ, इन चीजों को मेजर करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जी। जो बिल्कुल पहली डिवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारे पास आती है वो है जी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आप यूं कह लें कि इसके अलावा, हम गैल्वेनोमीटर के अलावा जितनी भी डिवाइसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे सब में गैल्वेनोमीटर इन्वॉल्व होगा। आप एम मीटर पढ़ेंगे उसमें भी गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे उसमें भी गैल्वेनोमीटर होता है, मीटर स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे उसमें भी आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे उसमें भी आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है। ये गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको हमने काफी डिटेल में स्टडी करना होगा। गैल्वेनोमीटर क्या है? सो व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? एक सेंसिटिव डिवाइस होती है which is used, it is a device used to measure current, used to measure करंट। पहली बात तो ये हो गई, ये आपके पास एक डिवाइस होती है जो कि
करंट को मेजर करती है, आपके सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा आई यानी कि उस करंट को मेजर करती है, एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी सेंसिटिव डिवाइस होती है, यानी हल्का सा भी करंट मिलता है तो इसका ये जो पॉइंटर होगा ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा हल्के से करंट को भी। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हल्का सा भी आप मिली एम्पेयर्स का भी करंट देंगे, पॉइंटर यहाँ पर है, ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा जी और पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है जरा से ही करंट पर डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस ज्यादा बड़े करंट को मेजर नहीं कर सकती। ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। यानी कि मिली माइक्रो एम्पेयर वाले करंट है उनको मेजर करने के लिए इस डिवाइस को हम यूज करते हैं। तो इट इज यूज, इट कैन मेजर स्मॉल करंट। ये स्मॉल करंट को मेजर कर सकती है जी। कौन सा करंट? यानी कि मिली एम्पेयर वाला, माइक्रो एम्पेयर वाला करंट को ये मेजर कर सकती है। ज्यादा करंट आप देंगे तो ये अपना पॉइंटर जो है पूरी डिफ्लेक्शन पर आ जाएगा जी, उससे आगे फिर ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़े करंट को मेजर नहीं कर सकता, स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है। बड़े करंट को अगर हमें मेजर करना होगा तो फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और उससे फिर हमने जो है मजीद डिवाइसेस बनाई हुई, वोल्ट मीटर, एम मीटर, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस डिवाइस से हम ज्यादा बड़ा करंट मेजर नहीं कर सकते, स्मॉल करंट्स को हम मेजर करते हैं जी। मैंने लिखा ही नहीं स्मॉल करंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इससे इट कैन मेजर स्मॉल करंट, ठीक है जी। ये ज्यादा बड़ा करंट जो है वो मेजर नहीं कर सकता, छोटे करंट को मेजर करता है जी, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर वगैरह वगैरह। शुरुआत में अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर कई डिजाइन के हैं, कई किस्मों के हैं जी, बहुत टाइप से हमारे पास गैल्वेनोमीटर की। ये आपके पास जो डिवाइस बनी हुई है डायग्राम में, ये इस वक्त मोस्ट कॉमन गैल्वेनोमीटर है जो हमारे यहाँ जो है वो आमतौर पर यूज होता है लैब वगैरह के अंदर। शुरुआत में जो गैल्वेनोमीटर बनाया गया था, इनिशियली जो गैल्वेनोमीटर इन्वेंट किया गया था, वो था मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, यानी उस गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट मूव करता था, ठीक है जी। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ अभी। आप इसकी जो हम जो गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे कि जी एक मैग्नेट होगा, ये मैग्नेट होगा जी सपोज करें, और या बीच में एक कॉइल होगा, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। तो जो पहला गैल्वेनोमीटर बनाया था जो कि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर था, उसमें ये जो कॉइल होता था ये फिक्स होता था और मैग्नेट मूव करता था, मैग्नेट रोटेट करता था, ठीक है जी। उसको हम कहते थे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में बड़े इश्यूज थे, बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे। वजह ये थी कि ये जो आपका मैग्नेट है ये फिर आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी इन्फ्लुएंस कर सकता था। आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कंपास होता है ना, कंपास क्या है? एक मैग्नेटिक नीडल है, और वो अर्थ की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर बनाया गया था, अच्छा था, करंट मेजर कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस कर रहा था, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद एक दूसरा किस्म का जो है वो गैल्वेनोमीटर इन्वेंट किया गया, ठीक है जी। इस वाले गैल्वेनोमीटर में मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो मैग्नेट, क्योंकि इसमें मैग्नेट रोटेट करता था, और मैग्नेट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैग्नेट जो है वो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी रोटेट करता है। तो फिर जो है उसके बाद जो दूसरी किस्म का मैग्नेट, जो दूसरी किस्म का गैल्वेनोमीटर बनाया डी आर्सेनॉल नाम के साइंटिस्ट ने, वो था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है जी, और कॉइल मूव करता है। जो मैग्नेट होगा ना, ये जैसे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, सपोज करें ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और ये कॉइल है आपका, तो ये कॉइल रोटेट करता था जी, ऐसे कॉइल रोटेट करता था, ये मैग्नेट रोटेट नहीं करते थे, मैग्नेट फिक्स हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपने जो इशू आ रहा था मूविंग मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर में कि जी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस कर सकता है, अब वो वाला आपने जो प्रॉब्लम था वो एलिमिनेट कर दिया। तो ये वाला जो दूसरा टाइप का गैल्वेनोमीटर था ये अच्छा हुआ, ये कामयाब हुआ, ठीक है। तो फिर जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया, ये बड़ा हिट हुआ जी उस वक्त। इन्होंने कहा जी ये बड़ा बेहतरीन है, इसमें कॉइल मूव करता था, गैल्वेनोमीटर उसके जो मैग्नेट्स थे वो मूव नहीं होते थे, ये अच्छा होता था। लेकिन फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, जे डी आर्सेनल आर्सोनिल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जी पॉइंटर जो है सपोज करें यहाँ पर मौजूद है जी 0 पे,
अब आपने करंट दिया जी, तो ये पॉइंटर आपका जो है वो यहाँ चला गया, सपोज करें 3 पे, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं आता था, रिक्वाइल नहीं होता था, वापस नहीं आता था, तो फिर वापस को इसको पकड़ के हाथ से इधर उधर लाया करते थे। तो ये वापस जो बाउंस बैक होता है जी, वापस 3 से 0 पे आ जाना, जिसको आप कहते हो कि जी आप वापस आ जाना, ये नहीं हो रहा था, ये इशू था। तो फिर इसको भी ड्री वेस्ट, एक वेस्टर्न नाम के साइंटिस्ट थे, आगे के आने वाले साइंटिस्ट ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, इसका इलाज निकाला कि जी आपका ये पॉइंटर जो है वो अगर 3 पे चला जाता है, तो 3 अब करंट हम खत्म करते हैं, तो पॉइंटर 3 पे ना रहे, वापस अपने 0 पॉइंट पर आ जाए। तो कॉइल का वापस वापस आ जाना, इस चीज को भी जो है वो सॉल्व किया, एक और थोड़ा सा मॉडिफाइड बनाया था वो, बहरहाल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज की तारीख में ये वाले गैल्वेनोमीटर नहीं चलते, ये ही चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा गैल्वेनोमीटर बना था? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, जिसमें मैग्नेट मूव करते थे, लेकिन इसमें इशू क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो इस पर इंफ्लुएंस करती थी। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाए गए, ऐसे गैल्वेनोमीटर जिनमें मैग्नेट होता था फिक्स, कॉइल मूव करता था। फिर इसका एक प्रॉब्लम था कि जी कॉइल जो है वो आपका जो पॉइंटर है वो अगर डिफ्लेक्ट होकर 3 पे चला जाता था, तो वापस 0 पर आना, रिकॉइल नहीं होता था। तो इसका भी हल निकाला गया, वो मैं आपको बताऊंगा क्या हल निकाला गया। तो फिर एक परफेक्ट गैल्वेनोमीटर तैयार हो गया, एक अच्छा परफेक्ट गैल्वेनोमीटर तैयार हो गया, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था, और पॉइंटर अगर 3 पे जाता था और करंट अगर आप हटा दें, तो पॉइंटर वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 पे आ जाया करता था, वापस रिकॉइल हो जाता था। फिर वो थोड़ा साइज में बड़ा था, उसको कॉम्पैक्ट करते रहे। वो तो आपको पता है जी, जैसे मोबाइलों में होता है, जब आपके मोबाइल बेहतरीन हो गए, बस आप उनके साइज को छोटा कर रहे हैं, उनके वजन को छोटा कर रहे हैं, तो बस इसी चीज पे काम करते गए, उसको साइज को छोटा किया जी, उसको जो है वो उसके साइज को छोटा करा गया और उसको कॉम्पैक्ट साइज में लाया गया, और तकरीबन अब ये वाला आपके पास आ गया। ये वाला जो डायग्राम में आपको ये है जी, आपके पास इस वक्त मॉडर्न लैब्स के अंदर जो यूज हो रहा होता है वो ये गैल्वेनोमीटर है। अभी हम एक 2-3 डिवाइसेस और पढ़ेंगे, एक को हम कहते हैं एम मीटर, एक को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। दिखने में वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगी, बस फर्क हमने क्या करा होता है, ये जी लिखा हुआ होता है ना, वहाँ ए लिखा हुआ होगा, वहाँ बी लिखा हुआ होगा, उससे हम पहचान जाते हैं कि जी ये गैल्वेनोमीटर है या एम मीटर है या वोल्ट मीटर है। आपने प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स के उसमें ये यूज किया होगा। अगर आप यहाँ जी देखेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर है, ए देखेंगे तो ये एम मीटर है, बी देखेंगे तो ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो डायग्राम है उसमें आप देखें जी लिखा हुआ, इट मीन इट इज अ गैल्वेनोमीटर। ये कौन सा वाला है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसमें कॉइल मूव करता है और कॉइल वापस करंट खत्म होने के बाद 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जी इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई होती है, किस तरह बना हुआ होता है। तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, यही हमारे सिलेबस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं जी, ये किस तरह बना हुआ होता है, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे किस तरह काम करता है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अंदर से ये कैसा बना हुआ है कंस्ट्रक्शन। देखिए भी, इसमें 3-4 पुर्जे होते हैं, 3-4 इसके अंदर जो है वो चीजें होंगी। एक हमारे पास फिक्स मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होंगे ये, परमानेंट स्ट्रॉन्ग फिक्स मैग्नेट्स होते हैं इसमें हमारे पास। ठीक है जी, मैग्नेट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होगा। सॉफ्ट आयरन का मतलब है कि जी वो मैग्नेट से जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है तो आयरन का, लेकिन सॉफ्ट आयरन का मतलब है कि वो मैग्नेट से कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा जिसके अंदर हमने कॉइलिंग करनी होगी। फिर हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होंगे। ठीक है जी, कॉइलिंग कह लेते हैं इसको हम, जिसकी हमने कॉइलिंग की हुई होगी। बाकी फिर पॉइंटर स्केल वगैरह ये सब चीजें होंगी। मेजर चीजें ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई। होता क्या है जी, पहले मैं इसको आपको जरा नीचे अपनी डायग्राम में बताऊं, फिर मैं आपको इस डायग्राम में बताऊंगा। देखिए होता क्या है, हमारे पास इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मामला कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे 2 मैग्नेट के पोल रखे हुए होते हैं। ये फिक्स मैग्नेट होते हैं और परमानेंट मैग्नेट होते हैं। एक ये होता है जी, इसको आप कह लें नॉर्थ पोल है, और एक ये होता है जी, इसको आप कह लें साउथ पोल है। ठीक है जी, ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको साइड से दिखाऊंगा। ठीक है जी, जरा डायग्राम को हम थोड़ा सा स्टाइलिश रख देते हैं।
ये नॉर्थ पोल है। चले बल्कि इसको डायग्राम में पहले मैग्नेट को बाद में लाते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, ऐसे हमारे पास, हाँ, ऐसा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होगा, यानी कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। और ये हॉलो होगा, यानी कि अंदर जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसा फ्रेम है। ठीक है जी, जैसे हमने वो ट्रांसफार्मर में यूज किया था ना, ऐसा ऐसा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। और इस पर भी हमने कॉपर की क्वाइलिंग की हुई होती है किनारे। ठीक है जी, यानी कॉपर की क्वाइलिंग को मैं रेड से शो कर देता हूँ। ऐसे हमने कॉपर की क्वाइलिंग की हुई होती है जी, यहाँ आएगा, फिर यूं आ रही होगी क्वाइलिंग, फिर यूं आ रही होगी क्वाइलिंग, फिर यूं आ रही होगी, और ऐसे बहुत सारी क्वाइलिंग की हुई होती है, एक नहीं, काफी टर्न्स हमने दिए हुए थे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर क्वाइल बन जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने लिया, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया जी। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। कलर कर दूं, जब डायग्राम अच्छे बना रहा है तो फिर अच्छी ही बनाया ना। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जी, और इस पे हमने जो है वो कॉपर की क्वाइलिंग की हुई है। जो कॉपर की क्वाइल हमने किया हुआ होता है, अच्छे खासे हमने उसको टर्न्स दिए हुए होते हैं, और वो रेक्टेंगल शेप की आ रही है जी। ये बात याद रखिएगा, रेक्टेंगल शेप की कॉपर क्वाइलिंग आ रही है। अब इसका एक सिरा जो है वो ये होगा, एक सिरा जो है वो सपोज करें नीचे ले लेते हैं। ठीक है, जब कॉम्पैक्ट साइड बना रहे हैं तो एक ही तरफ ले लेते हैं जी दोनों सिरों को, और फिर उनको आप लगा लें। लेकिन हमने बस ये दो वायर के ना एंड्स बना को दिखा दिया आपको, मैंने एक ऊपर दिखा दिया, एक नीचे। ठीक है, ये वायर के एंड्स। अब उसके बाद क्या होता है जी, इसके बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखते थे। ये जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच की स्पेस है, यहाँ हम एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख देंगे। सिलेंडर रखने का रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हम रख देते हैं जी। अब इसके अंदर मैं कैसे रखूँ, चले ऐसे हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। ये है जी आपके पास एक सिलेंडर रखा हुआ है आपने इसके अंदर। ठीक है, वैसे अभी मैं आपको असल डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक सॉफ्ट आयरन का अंदर सिलेंडर लगा दिया है। ठीक है जी, ये हमने एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर हमने रख दिया। तो अब कुछ ऐसा मामला हो जाएगा कि ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है जी। ठीक है जी, और ये उस पर वो फ्रेम चल रहा है साइडों में, ये साइडों में फ्रेम चल रहा होगा इसके, ये साइडों में फ्रेम चल रहा होगा जी। और उस फ्रेम पे क्वाइलिंग हुई थी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे मैं भी आपको एक क्लियर सी डायग्राम दिखा दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले तो मैं आपको अपने स्टाइल में समझा, और फिर ये इसमें से ये एक वायर का एंड निकल रहा है, एक ये वायर का एंड निकल रहा है। उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया जाता है। एक ऐसा मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल होगा, सपोज कर लें ये नॉर्थ पोल हो गया, और इसका अपोजिट पोल जो है वो दूसरी साइड पे होगा। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर जो है आप उठा के एक दो मैग्नेट्स के बीच में रख देते हो, अपोजिट पोल्स के बीच में, ये चीज। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए जी, ये मैंने अपने अपने तौर पे डायग्राम बनाई है जी। जो मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया, रेक्टेंगुलर फ्रेम जिसमें हमने कॉइलिंग की हुई है, रेक्टेंगुलर फ्रेम विद कॉइलिंग। ठीक है जी, और इसके बीच में हमने ये एक आयरन सिलेंडर रखा हुआ है। ये हमने ग्रीन कलर में जो हमने बनाया हुआ है, ये आयरन सिलेंडर है। और जो कॉइल है उसके आपको दो एंड नजर आ रहे हैं जी, इसको हम पॉजिटिव कह लेते हैं, अभी इसको हम नेगेटिव कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ इनको हम जो ना एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करके यहाँ करंट प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जी, परमानेंट मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ जो है वो साउथ पोल है। ठीक है जी, यहाँ पे अब उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये जो कॉपर की क्वाइलिंग होती है, ये जो कॉपर की क्वाइलिंग है, ये यहाँ आती है। इसके बाद फिर इसको ऐसे स्पाइरल करा जाता है, स्पाइरल करके फिर इसको आप एक एक्सटर्नल टर्मिनल से जोड़ देते हैं। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ ये जो नीचे वाली जो कॉपर क्वाइलिंग है, इसको भी ऐसे स्पाइरल करके, ठीक है जी, स्पाइरल करके आप इसको एक पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल्स बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कनेक्शन दे दिए जाते हैं जी। कोई आप बाहर कॉपर की एक रिंग लगा दोगे, और यहाँ से आप जो है नेगेटिव सपोज करें, यहाँ से आप सपोज करें पॉजिटिव करंट प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है जी। यहाँ पर उसके बाद आखिरी क्या चीज होती है जी, यहाँ पर हमने एक पॉइंटर लगाया हुआ होता है। यहाँ मैं पॉइंटर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ये ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंटर लगाया हुआ होता है इस पर ऐसे, ये एक पॉइंटर लगा हुआ होता है और इस पॉइंटर के सामने ऐसे एक स्केल लगाया हुआ होता है। जिस स्केल पर हमारे पास जो है वो रीडिंग्स लिखी होती है, 0, फिर ये 1, फिर ये समथिंग 2, ठीक है, ऐसे ये 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ये स्केल के ऊपर जो है वो रीडिंग्स लिखी होती है। ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ठीक है जी। तो मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर आयरन फ्रेम है हमारे पास जिसमें हमने क्वाइलिंग की हुई है। उसके अंदर हमने जो उसको हमने एक सिलेंडर के अंदर फिट किया हुआ है और उससे जो हमारे पास कॉइल के 2 टर्मिनल्स आ रहे हैं उनको हमने कॉइल करके एक्सटर्नल कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए और फिर इस पूरे सेटअप को हमने 2 मैग्नेट के बीच में रख दिया, एक पॉइंटर लगा के स्केल लगा दिया। ये मेरी बनाई हुई डायग्राम है जी। यहाँ ये डायग्राम देख लें आप। ये रहा आपके पास नॉर्थ पोल, ये रहा आपके पास साउथ पोल। ये देखें बीच में आपने एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर आपने ये देखें एक रेक्टेंगुलर आयरन फ्रेम लेके उस पर क्वाइलिंग की है। ठीक है जी। अब इस क्वाइलिंग का एक टर्मिनल यहाँ आ रहा है, एक टर्मिनल यहाँ आ रहा है, दोनों पर हमने ऐसे स्पाइरल्स कर दी है जी। और उसके बाद हमने ये कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ये रहा एक ये रहा। अब यहाँ से आप करंट के जो है ना ये एक्सटर्नल टर्मिनल हो गए। जो भी करंट आपको मेजर करना है, एक आप यहाँ से उसका कनेक्शन देंगे, एक आप यहाँ से, और आप अपना करंट को मेजर करेंगे। प्लस आपको पॉइंटर और स्केल भी नजर आ रहा होगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर से ये डायग्राम है देखें जी। ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल है। ठीक है जी। ये आपके पास बीच में यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम हुआ है जिसपे आपने ये क्वायरिंग की हुई है और ये पॉइंटर जड़ाया हुआ है। तो आपको मैंने तीनों एंगल से दिखा दिया, अपने अपनी डायग्राम भी बना के दिखा दी, आपको एक्चुअल में भी जो डायग्राम होती है ये भी दिखा दी, और ऊपर से भी मैंने आपको दिखा दिया तो ऊपर से ये कैसा दिख रहा होगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। कहानी असल क्या है जी, एक रेक्टेंगुलर आयरन कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस बुनियाद पर काम करता है और फिर काम किस तरह करेगा। पहले इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है वर्किंग का। अच्छा जी, हमने पिछले टॉपिक में, पिछले सॉरी चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आयरन क्वाइल मौजूद होता है, रेक्टेंगुलर क्वाइल मौजूद होता है और उसमें से करंट गुजर रहा होता है, तो फिर उस पर टॉर्क अप्लाई होती है। ये जी, इफ ए करंट कैरिंग, if a current carrying rectangular coil is placed in a magnetic field, then magnetic torque is applied। कि हमने एक पिछले टॉपिक चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जी। पहले मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक टॉर्क इज अप्लाइड। अच्छा जी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है जी, सपोज करें आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जी, ये जी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करें, ठीक है जी। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि अगर एक चार्ज पार्टिकल होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसमें फोर्स लगती है जी QVB sin थीटा। फिर अगर एक कंडक्टर हम रख देते हैं और उसमें से करंट गुजर रहा होता है तो उसमें फोर्स लगती है जी कितनी है, BIL sin थीटा। फिर तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर क्वाइल हो, ये एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है और जब इसमें से करंट गुजर रहा है जी, इसमें से सपोज करें ऐसे करंट गुजर रहा है, यूं आ रहा है, फिर यूं जा रहा, फिर यूं जा रहा, फिर यूं जा रहा, तो अब इस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है। उस पूरे टॉर्क की कहानी मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाई थी जी, कि यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स से एक्ट नहीं करेगी, यहाँ पर एक्ट नहीं करेगी, यहाँ एक्ट करेगी ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, यहाँ एक्ट करेगी नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जी कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल मौजूद है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और उसमें से करंट गुजरता है, तो अब यहाँ टॉर्क अप्लाई होती है और आपका ये कॉइल रोटेट करेगा। ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। थोड़े बाद आपको जो है वो कॉइल कुछ ट्विस्ट हुआ हुआ नजर आ जाएगा। और ये जो टॉर्क होती है, ये टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने निकाला था जी, PIAN cos एल्फा, PIAN cos एल्फा। एल्फा क्या होता है, अगर ये ट्विस्ट कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, इसका जो फेस है उस पर जो एंगल बन रहा होता है उसको आप कहते हो एल्फा। ठीक है, एल्फा कह लें, थीटा कह लें, बात एक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसको हम यहाँ पे थीटा कह लेते हैं यार, ठीक है, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है
और उसमें से करंट गुजर रहा है, तो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह, मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और वो दो फोर्सेज होंगी जी अपोजिट डायरेक्शन में, एक टॉर्क पैदा होगा। और वो टॉर्क कितना था जिसका हमने फॉर्मूला भी डायरेक्ट किया था, BIAN cos अल्फा। इस प्रिंसिपल पर ये आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है। दोनों के दरमियान देखें ना, अब ये दो मैग्नेट्स हैं आपके दरमियान, आपके पास एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो अब इनके बीच में क्या होगा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे इनके बीच में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये रखा हुआ जी आपके पास इसका मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पर वही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास दो मैग्नेट्स के बीच में, ये देखें जी यहाँ आपको दिखाया भी है कि ये दो मैग्नेट्स हैं जिनके इनके बीच में आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी बनाते हैं। वर्किंग, अच्छा जी, हमारे पास अब मैं इसको जरा सिंपल सी डायग्राम रखूंगा कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है जी, वो नॉर्थ पोल है जी, ये हमारे पास साउथ पोल है, ठीक है जी, साउथ पोल है। अब चूंकि ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है, लिहाजा इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे हो जाएगी, ये इनके दरमियान। अब आते हैं यहाँ पर, वो मैं पोल की खैर बात तो आपको एंड में बताऊंगा। चले, अब यहाँ हमने इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, ऐसे हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है जिसके ये दो वायर हैं, एक ये वायर है, एक ये वायर है। अब हमने इस पे से करंट अप्लाई करना शुरू किया, जिस करंट को हमने मेजर करना है वो हमने इस पे अप्लाई किया। अब क्या होगा जी, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से एक करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। अब जैसे इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क अप्लाई करेगी, और वो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं जी कितना है, T इक्वल्स टू BIAN cos थीटा कह देता हूं मैं, ठीक है, ये आपके पास होगा। अब क्या होगा जी, ये आपके कॉइल में से जैसे करंट गुजरा, तो आपका ये जो कॉइल है इस पर टॉर्क अप्लाई होगा, और ये ट्विस्ट करेगा, ये घूमेगा, ये क्या होगा, ये घूमेगा, ठीक है जी। अगर मैं इसको ऊपर वाली डायग्राम दिखाऊं जी, ये फेस वाली, तो ये देखें, अब जब इस पर टॉर्क अप्लाई होगी तो ये ऐसे सपोज कर लीजिए, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे यू ट्विस्ट करेगा, और यहाँ से ये यू ट्विस्ट करेगा, गोल घूमना शुरू हो जाएगा जी, ऐसे ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपका ये जो पॉइंटर है ये हिलेगा जी, पॉइंटर यहाँ से सपोज कर लीजिए यहाँ तक आ जाएगा, पॉइंटर आपको जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, जिससे आप मेजर करके बता दोगे जी 0 से 3, इसका मतलब है 3 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। ये इसकी वर्किंग है कि जैसे आपने इसमें से वायर इसके टर्मिनल्स में से आपने करंट प्रोवाइड किया, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट गुजरना शुरू हो गया है, और अब ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया जिसमें से करंट गुजर रहा है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। टॉर्क लगेगी और ये घूमेगा, ठीक है जी। अब ये टॉर्क आपके पास लगती है जी, टॉर्क, अब इसका जरा फॉर्मूला बनाते हैं, BIAN cos अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट की हो कि हमने जो है मैग्नेट जो रखा है उसका हमने जो फेस है वो कॉनकेव रखा है, देखें ये कॉनकेव रखा है। इस कॉनकेव से क्या होता है जी कि हमारे पास अगर देखें हम यूं रखते, ये नॉर्थ पोल रखते, ये साउथ पोल रखते, तो हमारे पास स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन कॉनकेव रखने से क्या फायदा होता है जी, हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी कि एस बता रहा हूँ, ये हमने देखा कॉनकेव रखा है ना, तो अब रेडियल ये मैग्नेटिक, ये आपके पास टॉर्क है, तो अब ये फील्ड ऐसे लग रही होगी यहाँ पर यूं, और यहाँ से ये फील्ड यूं लग रही है, इसे हम कहते हैं रेडियल फील्ड। और रेडियल फील्ड से क्या होगा जी कि कॉइल पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान एंगल जो है वो 0 होगा, एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात भी हम लिख देते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, एज द फील्ड इज रेडियल, क्योंकि हमने कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स रखे, लिहाजा फील्ड क्या हो गई, फील्ड हो गई रेडियल। और रेडियल फील्ड का मतलब होगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल की जो लेंथ है, इसके दरमियान एंगल जो है वो ऑलवेज 0 होगा, और cos 0 1 के बराबर होता है, लिहाजा टॉर्क जो है वो कितनी हो जाएगी, BIAN, भले वो ट्विस्ट भी कर जाए तब भी थीटा जो है वो 0 होता रहेगा, जब भी जितना भी ट्विस्ट करेगा रेडियल जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा जो है वो 0 होगा। तो ये हमारे पास आ रहा है जी टॉर्क, इस कॉइल पर जो टॉर्क लग रहा है इस ये वाला आ रहा है, इस टॉर्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहाँ पर हम इसको क्या टर्म देंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से आपका जो पॉइंटर था 0 पे था, और ये आपका पॉइंटर 0 से हिलकर किसी एक रीडिंग के पास चला जाएगा, जिसको आप मेजर करके बता दो आपने करंट कितना मेजर किया। अब इसको वापस लाने की बात भी करते हैं, वापस भी तो आता है ना 3 से 0, उस पर बात करते हैं।
अच्छा जी, आपने देखा हमने कॉइल के टर्मिनल्स पर जो है ना स्पाइरल कर दिए थे, ये देखें हमने जो कॉइल के टर्मिनल्स थे वो हमने स्पाइरल कर दिए थे, क्यों? ताकि ये एक स्प्रिंग की तरह हो जाए। और आप जानते हैं जी, स्प्रिंग्स जो होते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं, इनके अंदर एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाली एबिलिटी होती है। ये जो आपके स्प्रिंग्स होते हैं, जब आप इन पर फोर्स लगाते हैं उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर होती है। मैं आपको यहाँ स्प्रिंग की मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। सपोज करें आपने एक फोर्स लगाई यहाँ पर 10 न्यूटन, ठीक है जी। अब 10 न्यूटन की फोर्स लगाने से क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। अब ये इलास्टिक मटेरियल है स्प्रिंग, इलास्टिक मटेरियल में एबिलिटी क्या होती है कि जितनी फोर्स उसमें लगती है उतनी ही फोर्स उसमें स्टोर भी हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे आप ये वाली फोर्स अपनी हटा देंगे, ये वाली फोर्स जो होगी रीस्टोरिंग फोर्स, ये रह जाएगी और ये अपना असर दिखाएगी जो आपका स्प्रिंग वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो अगर आपके पास ए यानी कि इस तरह का था स्प्रिंग, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, इसको आप कहते हो अप्लाइड फोर्स, ये जी अप्लाइड फोर्स, एफ ए लिख देते हैं। तो जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगा स्प्रिंग में। जब तक आपने ये फोर्स लगाई हुई, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो बैलेंस हुई है। जैसे ही आप अपनी अप्लाइड फोर्स रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, अपने हाथ को हटा देंगे, तो आप क्या देखेंगे, स्प्रिंग वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है, स्प्रिंग को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और आपका स्प्रिंग वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये इलास्टिक मटेरियल्स की खास बात होती है। यहाँ इस वजह से हमने जो है वो जो कॉइल के एंड से हमारे पास, उसको हमने देखें स्प्रिंग की शक्ल में दे दिया था। देख रहे हैं आप, ये हमारे पास ये जो कॉइल का एंड था, ये कॉइल आ रहा था, आखिर में हमने ये देखें स्प्रिंग बना दिया ताकि इसके अंदर रिस्टोरिंग वाली एबिलिटी आ जाए। ठीक है जी। तो अब मैं इसको जरा नीचे से ये जो इलास्टिक स्प्रिंग वाली कहानी बनाई है ये मैं हटा देता हूँ। तब चूंकि हमारे पास स्प्रिंग में कॉइल्स भी मौजूद है, तो उस कॉइल के अंदर एक रीस्टोर, जितना ये टॉर्क पैदा हो रहा होगा उतना एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी अप्लाई हो रहा होगा। अब जरा रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। रीस्टोरिंग टॉर्क जो हमारे को जो कॉइल की है उसमें जो आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क कितना पैदा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसने आपके कॉइल को 0 से 3 पर लेके गया। अब जब आपका 0 से 3 पे गया, तो वो जो आपका स्प्रिंग था, ये जो आपकी कॉइलिंग हुई थी, स्प्रिंग जो आपने लगाया हुआ था, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया होगा और इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डिवेलप हो गया होगा। उसको अगर हम फॉर्मूला निकालें, तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है इसको हम कह लेते हैं जी टॉर्क बार। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके ये जो एंगल बन रहा होगा ना, ये वाला एंगल, इस एंगल से, जिसको हम थीटा कहते थे। ये जो आपका पॉइंटर जितना डिफ्लेक्ट किया है, यहाँ एंगल बनेगा। देखिए पॉइंटर आपका था यहाँ 0 पे, अब पॉइंटर आपका चला गया सपोज करें जी 1 पर, तब देख रहे हो 0 से वो पॉइंटर ने एक एंगल बना दिया है। रिस्टोरिंग टॉर्क इस एंगल पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जाहिर बात है अगर आपका ये एंगल ज्यादा बनेगा तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो भी ज्यादा आएगा, तो कॉमन सी बात है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो रही है, ये हमारे पॉइंटर का जो एंगल है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस एंगल को हम कहेंगे जी डिफ्लेक्टिंग एंगल। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये कांस्टेंट नाम का सी हम रखेंगे, ये सी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। ये आ गया हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये हमारे पास हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हमारे पास हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। मैंने आपको बताया दोनों बराबर होती है, दोनों जो है वो बराबर होती है। लिहाजा रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इक्वल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो इक्वल होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। वैल्यूज डालते हैं जी, हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का BIAN, और रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास कितना बनाया हमने, C थीटा। ठीक है। तो अगर आप ये I छोड़ दें, BAN दूसरी तरफ लेकर जाए तो डिवाइड हो जाएगा, I इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई BAN, और ये थीटा। अब ये CBAN ये सब कांस्टेंट है। सी तो मैंने आपको बताया ये तो कांस्टेंट होता है सी। बी से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। गैल्वेनोमीटर में जो दो मैग्नेट्स लगे हुए उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कांस्टेंट होगी। एरिया भी कॉइल का कांस्टेंट होगा, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट होगी। तो ये जो सी है, ये बी है, ये ए है, ये एन है, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, ये पूरा फैक्टर। तो कांस्टेंट को आप हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका वो जो एंगल आ रहा है।
करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके उस एंगल से, ठीक है जी। यानी कि अगर आप जरा सा करंट देंगे तो ये एंगल कम बनेगा, एक ज्यादा करंट देंगे तो ये ज्यादा एंगल बन जाएगा, और ज्यादा करंट देंगे और ज्यादा एंगल बन जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये इक्वेशन से साबित होता है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे डायरेक्टली लिंक होगा जी आपके जो कॉइल का एंगल, जो पॉइंटर का एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से। जितना ज्यादा करंट आप प्रोवाइड करेंगे आपका पॉइंटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये इस फॉर्मूले की मदद से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ठीक है जी। इस फॉर्मूले की मदद से आप थीटा का वैल्यू निकाल लो। मिसाल के तौर पर अगर मैं थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, IBAN डिवाइडेड बाय C। एक गैल्वेनोमीटर का ये जो C, अब इस कांस्टेंट को अलग करें, BAN अपॉन C, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पता होती है। तो आप करंट डालते हैं जी और उससे थीटा निकालते हैं। आपने करंट डाला कि जी अगर मैं 5 मिली एम्पेयर करंट देता हूँ तो फिर करंट आपने एंगल निकाल लिया कितना बनेगा, उस एंगल के हिसाब से आपने 5 डाल दिया। स्केल के ऊपर ऐसे स्केलिंग कर ली जाती है। ये है जी गैल्वेनोमीटर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम स्मॉल करंट्स को मेजर करते हैं। इसमें क्या है जी मामला, आपके पास एक सिलेंडर होता है जिसमें आपने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ होता है, उसमें आपने कॉइलिंग की और इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने दो मैग्नेट्स के अपोजिट पोल के बीच में रखा हुआ है। कॉपर की कॉइलिंग के जो दो एंड्स होंगे आपने उनके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर दिया और फिर उस स्प्रिंग से आपने एक्सटर्नल टर्मिनल बना दिया, पॉइंटर लगा दिया, स्केल बना दिया, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर रेडी। अब जब आप गैल्वेनोमीटर में करंट गुजारेंगे, गैल्वेनोमीटर यानी कि उस कॉइल में से जब आप उस कॉइल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं जी करंट को मेजर करने के लिए, तो अब आपका जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है और उसमें से करंट गुजरता है तो फिर एक टॉर्क अप्लाई होता है और वो टॉर्क कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था जी, ये BIAN cos एल्फा, cos थीटा। लेकिन हमने जो है पोल्स को, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनको कॉन्केव करके फील्ड कर दी रेडियल, जिससे क्या होगा, हर वक्त एंगल 0 होगा। लिहाजा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा हमारे पास, जिस टाइम पे भी आप मेजर करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा BIAN। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। फिर जो हमने कॉपर के कॉइल के आखिर में स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं, इन स्प्रिंग्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से एक टॉर्क पैदा होना शुरू होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके पॉइंटर को ऐसे लेके जाएगा और रिस्टोरिंग टॉर्क आपके पॉइंटर को वापस लाएगा। ये टॉर्क लेके जा रहा है आपका 0 से लेके सपोज करें 1 तक, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क लाएगा आपके 1 से 0 तक। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमने कैलकुलेट किया जी, उसका हमने यही एक फॉर्मूला बनाया कि हमने कहा रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये जो पॉइंटर में एंगल बन रहा है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका हमने फॉर्मूला बनाया रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू C थीटा, C कांस्टेंट है। फिर ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, दोनों इक्वल होते हैं, लिहाजा उससे हमने एक फॉर्मूला बना लिया जी ये वाला, इक्वेशन नंबर 1, I इक्वल्स टू C अपॉन BAN मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये C अपॉन BAN ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया अगर आप कांस्टेंट हटाएं तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एंगल से। कौन सा एंगल, जो आपके पॉइंटर में बन रहा है। जितना ज्यादा करंट आप देंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा और उतना पॉइंटर आपका आगे जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा। उस हिसाब से फिर हम करंट को मेजर, करंट हम लगाते हैं और उससे हम एंगल को, इस फॉर्मूले में हम करंट डालेंगे और एंगल निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा जी कि 1 एम्पेयर करंट देते हैं तो कितना एंगल बनेगा, 2 एम्पेयर करंट देते हैं तो कितना एंगल बनेगा, 3 एम्पेयर देते हैं तो कितना एंगल बनेगा। उस हिसाब से फिर हम स्केलिंग पे नंबर लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास, C थीटा अपॉन BAN, और इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है वो करंट के हिसाब से जो उसका एंगल बन रहा होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने देखा जी कि सपोज करें हम 1 एम्पियर करंट देते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनता है, पॉइंटर हमारा यहाँ पर है, 30 डिग्री का एंगल का मतलब हो गया यहाँ पर आ जाएगा पॉइंटर, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना एक करंट पे। फिर हमने 2 एम्पियर लिया तो हमने देखा करंट एंगल बनता है जी 60, तो 0 के हिसाब से 60 जो है वो ये हो जाता है, सपोज करें तो ये 2 हो गया। इस तरह हम पॉइंटर में स्केलिंग कर देंगे, हमारे पास जो स्केल होगा ना उसमें हम नंबर्स लिख देंगे, यूं हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर तैयार हो जाएगा। ये था जी एक गैल्वेनोमीटर, ये सबसे मेजर डिवाइस है। अब आगे की जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर, वो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये जो बात है ये हमें हजम नहीं होती कि ये स्मॉल करंट मेजर कर रहा है। अगर हमें ज्यादा बड़ा करंट मेजर करना पड़े
या अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना पड़े तो हमने कोई नई डिवाइस नहीं बनाई, इसी को मॉडिफाई किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो वोल्ट मीटर और एम मीटर क्या है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना। कोई सवाल हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह।